अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 4 डे 2। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने जो एड्रेसिंग स्कीम्स पढ़ना शुरू की हुई हैं, इंशाल्लाह उनको हम आज मुकम्मल करेंगे। IPv4 एड्रेसिंग का कुछ हिस्सा आज डिस्कस होगा, उसके बाद मैक एड्रेसिंग और फिर IPv6। IPv6 एड्रेसेस के बारे में याद रखिएगा, आइंदा आने वाले हफ्तों में IPv6 एड्रेसिंग दोबारा भी आनी है। आज सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है कि उसमें किस तरह के एड्रेसेस हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। IPv6 में नेटवर्क आईडी और यूजर आईडी का कॉन्सेप्ट अगर है तो किस तरह से है, इस पे बात होगी। तो सबसे पहले जी IPv4 एड्रेसिंग में कुछ टाइप्स हैं या कैटेगरीज हैं जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कल भी जिक्र हुआ था कि IPv4 एड्रेसिंग में क्लासिफिकेशन का तो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ खास टाइप्स या कैटेगरीज भी हैं, कुछ स्पेशल एड्रेसेस भी हैं, ठीक है जी, जिनको हम पब्लिक या प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कहते हैं। तो उस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन होगी। और मैं फिर ये भी एक बार आपको दोबारा समझा दूं कि जो पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट है, ये दोबारा रिपीट होके आएगा, लैब्स के साथ आएगा। एक टॉपिक आपने पढ़ना आइंदा आने वाले दिनों में, नैट और पैट के नाम से। उस दिन ये काफी डिटेल से डिस्कस होगा। आज सिर्फ मैं आइडेंटिफाई करवाने लगा हूं आपको कि एक आईपी आपके सामने लिखा हो तो आप उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे कि ये आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस है या प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं ये बता देता हूं पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में कि अयाना ने ये किया। अगेन इसका बुनियादी मकसद आईपी एड्रेस मैनेजमेंट है, इस टॉपिक का भी बुनियादी मकसद आईपी एड्रेस मैनेजमेंट है। IPv4 एड्रेसेस जो कि कम थे, इनको बचाने के लिए, इनको ज्यादा अरसे तक चलाने के लिए ये कॉन्सेप्ट भी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है जी, जिनको हम पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कहते हैं। अच्छा जी, पब्लिक नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट जी एग्जांपल है पब्लिक नेटवर्क की। ये जो हमारा वैन नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट जो है, दैट इज पब्लिक नेटवर्क। और जो आपका लैन या प्राइवेट नेट, लैन या लोकल नेटवर्क जो आपका है, दैट इज प्राइवेट। हमारा लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसको हम प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। और जो इंटरनेट है वो एक पब्लिक नेटवर्क है। इंटरनेट एग्जांपल है पब्लिक नेटवर्क की। और आपका लोकल एरिया नेटवर्क या जो आपका ब्रांच नेटवर्क है या जो आपका होम नेटवर्क है, घर में जो आपका एक नेटवर्क चल रहा है, दैट इज प्राइवेट नेटवर्क। अभी तक हमारी यही अंडरस्टैंडिंग रही है कि आईपी एड्रेसेस दुनिया में जितने भी हैं उसकी एक कीमत है, ठीक है जी, जो कि किसी ना किसी शक्ल में हमें अथॉरिटीज को पे करनी पड़ती हैं। अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं जी? शुरू में आईकैन और अयाना, उसके नीचे 5 रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज, उनके नीचे लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज या आईएसपीज, और फिर हम आते हैं। तो हम ये जो इंटरनेट की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए जो हम अपने आईएसपी को पैसे दे रहे होते हैं, वो पैसा जो है वो इस पूरी चेन तक, पूरी हायरार्की तक पहुंचता है, ठीक है जी। हमें अभी तक तो हमारे दिमाग में यही था कि हर आईपी एड्रेस, दुनिया में कितने IPv4 एड्रेसेस हैं? 4.29 बिलियन। ये तो अभी छुट्टियों से पहले भी बात हो गई थी ना। 4.29 बिलियन IPv4 एड्रेसेस हैं। अभी तक यही अंडरस्टैंडिंग थी कि सबकी कीमत अदा की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अयाना ने इनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, और उन दो हिस्सों का नाम मैं क्या लिख रहा हूं जी? एक को कहा जाता है पब्लिक आईपी एड्रेसेस। अच्छा, ये आज मैंने जी कलर स्कीम थोड़ी चेंज कर दिया है। इसका आप लोगों को फायदा ये है कि जब ये पीडीएफ फाइल सेव होगी ना तो उसमें ये नजर ठीक से आएगा, क्योंकि जब वो मैं ब्लैक के ऊपर लिखता हूँ ना, और जब व्हाइट मैंने, क्योंकि जब मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ तो वो उसका बैकग्राउंड व्हाइट हो जाता है, और जो कुछ व्हाइट टेक्स्ट में या लाइट कलर में लिखा होता है वो वहां गायब हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है आपको खोलने की तौफीक ही नहीं हुई अभी तक। हुई होती तो मसला आया होता, मसला आया होता तो आप बताते, आपको तो मसला ही नहीं आया, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि आपने खोल के जहमत नहीं की देखने की, ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है जी। तो पब्लिक आईपी एड्रेस, और दूसरा हिस्सा जो है वो है प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस और
प्राइवेट आईपी एड्रेस। भाई इन दोनों में से जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस है ना, ये एड्रेसेस पेड एड्रेसेस होते हैं, इनके लिए आपको किसी ना किसी अथॉरिटी को पे करना पड़ता है। अगर हमारी बात करें तो हम अपने आईएसपी को हर महीने जो इंटरनेट का बिल अदा करते हैं उसमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस की कीमत शामिल होती है, ठीक है जी, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हमारे घर का नेटवर्क जो है उसमें क्या होता है, आप वो आपके घर में एक डिवाइस रखी हुई है आईएसपी ने, ठीक है, उसकी एक तरफ आपका नेटवर्क चल रहा होता है, दूसरी तरफ वो उसे इंटरनेट से कनेक्ट करता है, यानी पब्लिक नेटवर्क से। तो उस डिवाइस की एक साइड पे प्राइवेट और दूसरी तरफ पब्लिक नेटवर्क है। तो पब्लिक नेटवर्क के लिए आपको पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होता है, जिसकी कीमत आप हर महीने बिल में अदा करते हैं। अच्छा, जो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, ये आपके नेटवर्क में, आपके घर में जितनी आप डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, आप अपने ऑफिस में जितनी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, ये आईपी उन पे असाइन होते हैं और इनकी कोई कीमत आपको अदा करनी नहीं पड़ती। दे आर फ्री आईपी एड्रेसेस, ठीक है जी, ये एड्रेसेस बिल्कुल फ्री हैं, ये एड्रेसेस बिल्कुल फ्री हैं। यानी अयाना ने एड्रेसेस को दो हिस्सों में तोड़ा, एक पेड एड्रेसेस और एक फ्री। पेड वालों को हम पब्लिक कहते हैं और जो फ्री वाले हैं वो हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ठीक है, मेरा वैसे एक सवाल है इस्तेमाल के हवाले से, दुनिया में प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की जरूरत ज्यादा होगी, प्राइवेट आईपी ज्यादा चाहिए या पब्लिक आईपी ज्यादा चाहिए, या इसको यूं कर लें कि जो यूजर्स हैं वो प्राइवेट नेटवर्क में ज्यादा होते हैं या पब्लिक नेटवर्क में ज्यादा होते हैं? प्राइवेट नेटवर्क में ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बैंक है जिसकी 2000 ब्रांचेस हैं, एक बैंक की 2000 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में अगर 100 आईपी चाहिए, हर ब्रांच में अगर 100 आईपी चाहिए, ठीक है, एक ब्रांच में अगर 100 आईपी चाहिए तो 2000 में कितने चाहिए होंगे, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 2 लाख आईपी बन जाता है। 2 लाख आईपी एड्रेस आपको बैंक के जो प्राइवेट नेटवर्क जहां जहां पे भी हैं उनके लिए आपको दरकार है। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स वो जो 2000 ब्रांचेस हैं आपकी, उस ब्रांच में पब्लिक आईपी कितने चाहिए होंगे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए? वो 2000 ही चाहिए होंगे सर। हर ब्रांच के लिए एक पब्लिक आईपी काफी है। तो हमें पब्लिक आईपी कम और प्राइवेट ज्यादा चाहिए होते हैं। तो ये तो बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, जो एड्रेसेस ज्यादा चाहिए वो फ्री है, उनके लिए पैसे अदा करने की जरूरत नहीं है। जो एड्रेसेस कम चाहिए उनके लिए आपको पैसे अदा करने होते हैं। ठीक है जी, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। अब ये दोनों किस तरह से हमें हेल्प करते हैं आईपी एड्रेस मैनेजमेंट के लिए, ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ ये बताना है कि आईपी एड्रेस सामने लिखा हो तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये आईपी पब्लिक है या प्राइवेट, बस इतनी सी चीज आज आपको सिखाने जा रहा हूं। तो उसके लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस की एक लिस्ट बनाने लगा हूं अगले पेज पे, वो आपको याद रखनी पड़ेगी और वो याद हो जाएगी। ठीक है जी, कोई ज्यादा इतना मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास जी 3 मेन क्लासेस है ना, क्लास ए, बी और सी। तो क्लास ए से जी हम आगाज करते हैं। आपको याद है क्लास ए में टोटल नेटवर्क्स कितने? 126। चीजें ना याद भी रखनी है आपने। शोर आ रहा है आपको? आपको भी आ रहा है? अच्छा, पहले नहीं था, अभी देखो, अभी शोर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? पक्की बात है, ठीक हो गया। अभी बताओ, ठीक है? अब जरा नजर रखना, दोबारा है तो बताना। अच्छा जी, तो क्लास ए जो है, क्लास ए, इसमें टोटल 126 नेटवर्क हैं, थोड़े हैं। ठीक है जी, तो अगर कोई चीज थोड़ी हो तो उसमें से मुफ्त में किसी को कोई चीज देनी हो तो फिर आप जरा हाथ रोके देते हैं, इतना खुला तो आपका होता नहीं है। तो क्लास ए में से सिर्फ एक नेटवर्क, क्लास ए में सिर्फ एक नेटवर्क आउट ऑफ 126 प्राइवेट नेटवर्क के लिए रिजर्व किया गया है। यानी अयाना ने 126 में से एक पूरा नेटवर्क आपको फ्री में दे दिया है। और वो एक नेटवर्क अब कौन सा है? दैट इज 10.0.0.0/8। इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी तो बताएं, 10.255.255.255।
मेरी आवाज नहीं, किसी और बंदे की आवाज है, किसी और मखलूक की आवाज आ रही। वो कहीं किसी का माइक तो नहीं इनमें अभी आ रही है? चले जरा चेक कर लेते हैं जी। ये किसी का, ये देखो, ये किसी का ना वो ओपन हुआ हुआ है माइक। नहीं नहीं, वो हो गया होगा, ठहर, इसको तो बंद कर दो भाई। यार हमारी तरफ से तो सारे माइक बंद है। उनके जाके फिर माइक बंद कराएं। नहीं नहीं, वो उन्होंने अटेंडेंस के लिए ओपन किया होगा। अच्छा जी, तो क्लास ए में सिर्फ एक पूरा नेटवर्क जो है 10.000 वाला, ये आपका पूरा नेटवर्क फ्री है। इस नेटवर्क फ्री होने का मतलब है 16777214 आईपी एड्रेसेस, ठीक है जी। ये तमाम के तमाम आईपी एड्रेसेस जो है वो फ्री हैं। ये तमाम के तमाम आईपी एड्रेसेस जो है ये फ्री हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम क्लास बी की बात करें, अगर हम क्लास बी की बात करें, तो क्लास बी में चूंकि नंबर ऑफ नेटवर्क ज्यादा होते हैं, क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 16,384। क्लास बी में 16,384 नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है जी। और इनमें से क्योंकि अब ये ज्यादा हैं तो फ्री एड्रेसेस भी ज्यादा दिए जा सकते हैं। तो 16 नेटवर्क्स, 16 आईपी एड्रेसेस नहीं, 16 नेटवर्क्स आपको फ्री दे दिए गए। 16 नेटवर्क्स आपको फ्री दे दिए गए। तो 16,384 में से 16 नेटवर्क्स फ्री दे दिए गए। और ये 16 नेटवर्क्स कौन से, इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक नेटवर्क है 172.16.00/16, ठीक है जी। इसी तरह 172.17.00/16, 172.18.0.0/16, और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता जाएगा और जाके खत्म होता है 172.31.0.0/16। सेकेंड ऑक्टेट देखें, सेकेंड ऑक्टेट 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अप टू 31 तक। ये 16 से लेकर 31 तक अगर आप काउंट करें तो ये बनते हैं 16 नंबर। उन्हें कहिएगा आप वो अपनी एप्लीकेशन ही बंद कर दें। ओके। तो 16 से लेकर 31 तक जो है वो कितने नेटवर्क हो गए? 16 नेटवर्क। तो ये पूरे के पूरे 16 नेटवर्क्स क्लास बी में आपको फ्री इस्तेमाल करने के लिए दे दिए गए हैं, ठीक है। हर एक नेटवर्क में आईपी कितने हैं? 65,534, 65,534 आईपी हैं एक नेटवर्क में। और इस साइज के कितने नेटवर्क हैं? 16 क्लास बी में। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछे क्लास बी में टोटल कितने फ्री आईपी एड्रेसेस हैं या प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, उसका जवाब कैसे देंगे? एक नेटवर्क में अगर 65,534 हैं तो 16 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर लें, 16 मल्टीप्लाइड बाय 65,534। ये सारे आईपी आपके फ्री हैं। टोटल नेटवर्क्स कितने हैं? 16। क्लास ए में एक नेटवर्क, क्लास ए में एक नेटवर्क, बी में 16 नेटवर्क, ठीक है। इनमें पहले वाला याद रख लेना अगर आप, तो बाकी खुद ब खुद याद रह जाएंगे कि इससे कंटिन्यूअसली आगे चलना है सेकंड ऑक्टेट में 16, 17, 18, 31 तक। तो ये आपके सारे के सारे नेटवर्क फ्री हैं, प्राइवेट नेटवर्क में यूज करने के लिए। किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है,
किसी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है इन्हें यूज करने के लिए। ठीक है जी। तो क्लास ए और क्लास बी ये तो आगे जी आपके सामने, ये जरा मैं हेडिंग्स को हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप इजीली डिफरेंशिएट इनको बाद में कर सकें। ये लें, क्लास ए और बी हो गई, एक क्लास रह गई है। अच्छा मजेदार बात, ये क्लास ए का एक नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क फ्री है, इसके सबनेट तो आप जितने मर्जी बनाने को बना सकते हैं, इसके 2 सबनेट बना लें, 4 बना लें, 8 बना लें, 16 बना लें, ठीक है। इसके सारे के सारे सबनेट भी जो होंगे वो भी फ्री ही होंगे। यानी आपका प्राइवेट नेटवर्क अगर छोटा है, ठीक है जी, तो आपको ये पूरा नेटवर्क इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप इसके सबनेट बना के भी उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक सवाल बनता है यहाँ पे, इसका ध्यान से अब आपने जवाब देना है, कोशिश करनी है सोचने पे इस पे। आप कहेंगे सर आपने कहा ये नेटवर्क फ्री है, सारी दुनिया के लिए फ्री है, जो मर्जी इस्तेमाल करे, तो ये वाले नेटवर्क आइडेंटिकल भी तो होंगे ना फिर। यानी मेरे घर में अगर मेरा दिल चाहा कि मैं अपने प्राइवेट नेटवर्क में ये वाला इस नेटवर्क के आईपी दूं, तो मैंने किसी से पूछा तो नहीं ना, और किसी को बताया भी नहीं है, कोई ऐलान नहीं किया कहीं पे। तो इसी तरह मेरे हमसाये के घर में भी अगर सेम नेटवर्क उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो कर सकते हैं। मैं अपने ऑफिस में भी ये वाला नेटवर्क इस्तेमाल करना चाहूं कर सकता हूं। पूरी दुनिया अपने अपने प्राइवेट नेटवर्क में अगर ये 10 वाले नेटवर्क के आईपी देना चाहे तो दे सकती है। इसका मतलब है ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। ऐसे ही है ना, हो नहीं सकते, होते हैं। प्राइवेट नेटवर्क होते ही आइडेंटिकल हैं, प्राइवेट नेटवर्क होते भाई क्लास ए का अगर किसी ने नेटवर्क यूज करना है वो नेटवर्क है ही एक। पूरी दुनिया में अगर प्राइवेट नेटवर्क क्लास ए का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो यही होगा और आइडेंटिकल होगा। नेटवर्क आइडेंटिकल होगा तो आईपी भी आइडेंटिकल होंगे। ऐसा ही है, मेरा भी यही है, मेरे हमसाये का भी यही हो सकता है, बाकी मेरे ऑफिस का भी यही हो सकता है, पूरी दुनिया का प्राइवेट नेटवर्क में आईपी ये वाले इस्तेमाल हो सकते हैं। और यही तो बचत है, यही तो आईपी एड्रेस मैनेजमेंट हो रही है। हर बंदे को अगर अलग अलग आईपी देना होता तो फिर आईपी एड्रेस जल्दी खत्म हो जाते। तो आईपी एड्रेस, IPv4 एड्रेस जो इतने साल चल गए हैं, उनकी एक वजह ये भी है कि हमने आइडेंटिकल, इस कॉन्सेप्ट के आने के बाद दुनिया में आइडेंटिकल एड्रेसेस को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। अब इसमें ये आपके ज़हन में आएगा ना कि सर इस तरह तो फिर कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकेगी, मेरा भी वही आईपी हमसाये का भी वही आईपी है, तो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आईपी तो डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो उसमें याद रखिएगा ये आईपी कौन सा है, प्राइवेट। प्राइवेट आईपी इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए। मेरे प्राइवेट नेटवर्क में मैं जब ये 10 वाले नेटवर्क का आईपी इस्तेमाल करूंगा तो हम इन आईपी को डुप्लीकेट नहीं होने देंगे, हम अलग-अलग आईपी यूज करेंगे। 10 वाले नेटवर्क में कितने आईपी हैं, 2.25 करोड़ आईपी हैं। तो हम अपने नेटवर्क में जब आईपी असाइन करेंगे तो डिफरेंट आईपी असाइन करेंगे। प्राइवेट नेटवर्क, मेरा प्राइवेट आईपी मेरे नेटवर्क में तो यूनिक होगा, लेकिन जब हम दो डिफरेंट नेटवर्क वाले, मैं और मेरा हमसाया, अगर कभी आमने सामने हुए डुप्लीकेट का तो तब पता चलेगा ना। तो याद रखिएगा, जब हम इंटरनेट पे निकलते हैं, जब हम अपने नेटवर्क से बाहर निकलते हैं, जब हम अपने प्राइवेट नेटवर्क से बाहर निकलते हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी चेंज करके निकलते हैं। मैं अगर अपना प्राइवेट आईपी लेके इंटरनेट में चला जाऊं और मेरा हमसाया भी अपना प्राइवेट आईपी लेके इंटरनेट में आ जाए, अब हम दोनों जब आमने सामने होंगे तो पता लगेगा ये तो डुप्लीकेट है। तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। हम जब भी अपने प्राइवेट नेटवर्क से निकल के पब्लिक नेटवर्क में जाते हैं ना, तो पता क्या करते हैं, पब्लिक नेटवर्क में जाने के लिए हम अपना आईपी चेंज कर लेते हैं। हम अपने प्राइवेट आईपी को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, अपने पब्लिक आईपी के साथ। पब्लिक नेटवर्क में पब्लिक आईपी यूनिक होता है और प्राइवेट नेटवर्क में प्राइवेट आईपी यूनिक होता है। तो इसका मतलब है दुनिया में जितने भी प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, उन्होंने जब अपने नेटवर्क से बाहर निकलना है तो वो अपना प्राइवेट आईपी लेके बाहर नहीं निकलेंगे, अपना पब्लिक आईपी लेके बाहर निकलेंगे। और पब्लिक नेटवर्क में पब्लिक आईपी सबका एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हर किसी को उसके आईएसपी ने वो पब्लिक आईपी असाइन किया होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक नई चीज सामने आ रही है।
कि जब आप प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क में जाते हैं तो रास्ते में एक इजाफी काम हो रहा है, आप अपना आईपी तब्दील कर रहे हैं, प्राइवेट को पब्लिक से रिप्लेस कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट। ये आपने अभी पढ़ा नहीं है ना, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसको तो आपने पढ़ना भी अभी मेरा हाल है 2 महीने बाद जाके, आइडिया दे दिया छोटा सा, ठीक है जी, कि ये होता है। फौरन जेन में आया ना कि ये तो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो डुप्लीकेट इसलिए नहीं होता, ये आईपी हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे विद इन आवर प्राइवेट नेटवर्क, उससे बाहर नहीं। तो हमारे घर के अंदर तक ये यूनिक है, घर से बाहर ये यूनिक नहीं रहेगा, तो लिहाजा बदल के जाना पड़ेगा। तो घर से बाहर जाने के लिए, अपने प्राइवेट नेटवर्क से बाहर जाने के लिए पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ेगी। तो हम बाहर ट्रैफिक पब्लिक आईपी से भेजेंगे, अपने प्राइवेट आईपी को चेंज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जिस सवाल पे मैं आ रहा था वो ये है कि आप कहें सर ये आपने कहा 10 वाले नेटवर्क के सबनेट भी कर सकते हैं, कहा था ना मैंने, आप सब नेटवर्क इस्तेमाल कर लें, छोटा कर लें। आप कहेंगे क्या जरूरत है, फ्री है और डुप्लीकेट भी हो सकता है, तो फिर इसके सबनेट बनाने की क्या जरूरत है? कोई मसला नहीं, एक बड़ा नेटवर्क है, इसमें आईपी जाया हो रहे हैं, होने दें, क्या जाता है, ये तो डुप्लीकेट ही हो सकता है ना, इसमें क्या मसला है? प्राइवेट नेटवर्क ने कौन सा जाया हो जाना है, तो मुफ्त के आईपी है। तो प्राइवेट नेटवर्क के सबनेट बनाने की लॉजिक क्या है? यानी मेरा ये कहना है कि मेरा नेटवर्क तो छोटा सा है, मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, छोटा सा है, तो मैं चाहता हूं मुझे ये पूरा इतना बड़ा नेटवर्क ना दो, इसका छोटा सा सबनेट निकाल के दे दो एक। तो उसकी वजह क्या होगी, उसकी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मिसाल के तौर पे हमने अपने बच्चों को जब स्कूल एडमिशन करवाना होता है तो हम क्लास में ना स्ट्रेंथ देखते हैं कि स्कूल में एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी एक स्कूल है, उसमें एक क्लास में 25 बच्चे हैं, और एक है एक जिसमें एक क्लास में 50 लोग हैं। एक क्लास 50 लोगों वाली है और एक क्लास 25 लोगों वाली। हम प्रेफर किस में करते हैं? 25 वाले में ना। उसकी वजह क्या होती है कि क्लास में शोर शराबा भी कम होगा, टीचर की तवज्जो भी बच्चों को ज्यादा मिलेगी, ठीक है जी, और उस क्लास में डिसिप्लिन कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा। हमारे यहां भी यही कॉन्सेप्ट है। एक बड़ा नेटवर्क बनाने से बेहतर आइडिया ये होता है कि आप मल्टीपल 2 बना दें, यानी आपके पास 50 यूजर है ना, तो 50 वाला एक नेटवर्क बनाने से बेहतर है आप उसके 25-25 के 2 सब नेट बना दें। जिस तरह क्लासेस के सेक्शंस बन जाते हैं ना, ठीक है जी, एक ही क्लास होती है उसके मल्टीपल सेक्शंस बना दिए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने ये सीख लिया हुआ है कि एक नेटवर्क के हम सब नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आप एक छोटा नेटवर्क बनाते हैं तो उसके अंदर परफॉर्मेंस भी बेहतर मिलती है, उसमें सिक्योरिटी भी बेहतर मिलती है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि नेटवर्क के अंदर अगर ब्रॉडकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट याद है ना, ब्रॉडकास्ट के 2 नुकसान आपको बताए थे जो होते हैं, सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज होती है और रिसोर्सेज भी ज्यादा जाया होते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क ही अगर छोटा होगा तो उसमें ब्रॉडकास्ट भी कम होगी, सिक्योरिटी भी कम कंप्रोमाइज होगी और रिसोर्सेज भी कम जाया होंगे, और नेटवर्क की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। तो बेहतर आइडिया ये होता है, एक बड़ा नेटवर्क बनाने से बेहतर है कि छोटे मल्टीपल बना दो, और नेटवर्क छोटा करना आपसे अच्छा किसी को आता नहीं है। सबनेटिंग की तो दुनिया मिसालें देती है, किसी ने सबनेटिंग करानी है तो आप लोगों से करा लें। शक्लें ऐसे बनाने जैसे कल आप थे ही नहीं क्लास में, नहीं भी थे तो सुलन क्लास ऑनलाइन आपको पढ़नी चाहिए थी, वो भी नहीं की तो क्लास की वीडियो देख लेनी चाहिए थी, ठीक है जी। तो बहरहाल सबनेटिंग हमने कल बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी थी। आज जो आपका टेस्ट है ना, मैं आपको अभी बता देता हूं, आज जो आपका टेस्ट है वो तो आपकी अभी शक्ल देख के मुझे एहसास हो रहा है मैं तो गलती कर बैठा हूं। मैंने तो उसमें एक ही सवाल दिया सिर्फ आज, और वो सबनेटिंग का है, ठीक है जी, सिर्फ एक सवाल। अच्छा, उसके लिए अब तरीका ये होगा आज 1:45 पे, यानी कि 1:45 से लेकर 2 बजे तक मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा पहले दोबारा से सबनेटिंग का, ताकि सबनेटिंग याद भी हो जाए, आपकी कल वाली रिवाइज भी हो जाए, किसी की कोई कमी रह गई थी तो वो भी पूरी हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, फिर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है।
वो आपको पहले वो क्वेश्चन जो है, यार भाई आप आते भी लेट हो, चले भी जल्दी जाते हो, कल तो आप जल्दी चले गए थे दोनों हैं। लैपटॉप थे वो बारिश तेज हो गई। अच्छा, अगर किसी ने जाना हो ना, कोई प्रॉब्लम हो, तो एक छोटा सा काम करके जाना है आपने, आइंदा जल्दी जाने की जरूरत पड़े, ये इस तरह से ना एक एप्लीकेशन आपने लिख के 2 लाइनें लिख दीजिएगा। ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है, ठीक है, तो मुझे कोई इतनी आदत नहीं है इतनी अंग्रेजियां पढ़ने की, पर 2 लाइनें लिख के वो आपने यहाँ पे रख देना है बस। बेशक अगर किसी को जाने की जरूरत पड़ रही है, जल्दी को मसला है, बता के आप जा सकते हैं, ठीक है जी, बताए बगैर नहीं जाना, ठीक है, सही हो गया, ओके। अच्छा जी, तो देखे ना, अब आप चले गए, मैं उदास हो गया था, मेरा पढ़ाने का ही नहीं दिल किया, यकीन करें, वाकई सच में। कुछ लोग होते हैं ना, उनके साथ आई कांटेक्ट बन गया होता है क्लास में, वो अब आपके साथ बन गया और दोनों के साथ बदकिस्मती से, ठीक है, तो अब आप दोनों तो कम से कम इधर उधर ना हुआ करें, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट नेटवर्क तो मुफ्त का है, इधर आईपी बचा के क्या कर लेना है, तो इधर हम आईपी बचाने के लिए नहीं इसको छोटा करते, हम अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए एक सब उसकी सबनेटिंग करेंगे, यहाँ पे मकसद ये है। अच्छा जी, तो क्लास ए और बी के प्राइवेट आईपी पहचान लिया आपने? कभी क्लास ए के प्राइवेट आईपी ढूंढना हो तो इस तरह से ढूंढ लेंगे, ए की तो है नेटवर्क और क्लास बी में 16। अच्छा, इनके अलावा जो बाकी नेटवर्क है वो सारे क्या हैं? वो पब्लिक हैं। क्लास ए में फिर 125 नेटवर्क क्या है? पब्लिक। और क्लास बी में 16,384 में से 16 निकाल दें तो बाकी जो है वो सारे पब्लिक हैं, ठीक है, ये 16 छोड़ के बाकी सारे के सारे पब्लिक हैं, ठीक है जी। एक और भी है, चले मौका है अभी बता देता हूं, क्लास बी में एक स्पेशल प्राइवेट नेटवर्क और भी है इन 16 के अलावा, वो भी जरा देख लें नेक्स्ट पेज पे, ताकि कभी उसको भी आइडेंटिफाई करना हो तो प्रॉब्लम ना आए। एक नेटवर्क है जी 169.254.0.0/16, इसका ताल्लुक क्लास बी से है, ये भी क्लास बी का है, लेकिन क्लास बी का एक स्पेशल और रिजर्व्ड प्राइवेट नेटवर्क है, ये स्पेशल भी है, रिजर्व्ड भी है। अब रिजर्व्ड का मतलब ही होता है मैं और आप अपनी मर्जी से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पिछले सफे पे थे इनको मैं और आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 172.16 से लेकर 172.31 तक मैं और आप जब चाहें अपने लैपटॉप पे, मोबाइल फोन पे, डेस्कटॉप पे ये वाले आईपी असाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको मैं और आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर ये किस काम आते हैं आपको बताता हूं। आईपी एड्रेस किसी डिवाइस पे अगर कॉन्फ़िगर करना हो, असाइन करना हो, तो उसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके जब भी हम कहेंगे उनमें से एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक होगा। स्टैटिक में क्या, स्टैटिक का मतलब मैं और आप कोई कमांड देके आईपी कॉन्फ़िगर कर लेंगे, और डायनामिक का मतलब कि कोई प्रोटोकॉल यूज होगा। और आईपी एड्रेस को अगर डायनामिकली कॉन्फ़िगर करना है तो उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल जो है उसका नाम है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये DHCP भी आगे जाके आप पढ़ेंगे भी, इसकी लैब भी करेंगे, सब कुछ होगा। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, या आईपी आप असाइन करते हैं या ये असाइन करता है DHCP। अच्छा, DHCP चलता है सर्वर क्लाइंट मॉडल में, DHCP चलता है सर्वर क्लाइंट मॉडल में। इनमें अमूमन एक DHCP सर्वर होता है और बाकी सारे इसके होते हैं क्लाइंट, बाकी सारे क्लाइंट। आप एक DHCP सर्वर अपने नेटवर्क में रख देते हैं, बाकी सारे होते हैं इसके क्लाइंट, ठीक है जी। सर्वर को मैं और आप कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और सर्वर पे वो बताना क्या होता है, भाई कौन से वाले नेटवर्क के आईपी असाइन करने हैं। आईपी एड्रेस होगा तो उसका कोई नेटवर्क होगा ना, नेटवर्क आईडी, किस नेटवर्क के आईपी असाइन करने हैं, सबनेट मास्क क्या होगा, डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, ये सारी डिटेल। किसी डिवाइस पे जब आईपी असाइन करना होता है 2 चीजें तो लाजिम होती है ना, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क। बाकी ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, जरूरत के तहत वो भी कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, उनमें सबसे प्रोमिनेंट डिफॉल्ट गेटवे है। ये तीनों चीजें बताई हुई हैं आपको, आईपी एड्रेस का भी पता है, सबनेट मास्क का भी पता है, डिफॉल्ट गेटवे का भी। तो हम DHCP सर्वर को ये मैं और आप बताएंगे कि तुमसे अगर किसी ने आईपी मांगा
तो इस नेटवर्क के आईपी देने, ये सबनेट मास्क तुमने बताना है और ये डिफॉल्ट गेटवे उसको बताना है। तो अब क्लाइंट अपना आईपी भी किससे ले लेगा? सर्वर से। सबनेट मास्क भी सर्वर से, डिफॉल्ट गेटवे भी सर्वर से। आपको हर क्लाइंट पे जाके आईपी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने डीएचसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर दी गलत, ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन में कोई गड़बड़ कर दी है, सेटिंग्स में गड़बड़ कर दी। दूसरा, किसी भी वजह से अगर क्लाइंट और सर्वर की कनेक्टिविटी में कोई इश्यू आ जाए, कनेक्शन तो जरूरी है ना, कनेक्टेड होंगे तो ही कम्युनिकेशन हो सकेगी, तो ही क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसको आईपी असाइन करेगा। मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूं, इसका सेटअप कुछ इस तरह से होगा। ये क्या चीज होती है जी? स्विच, ईथरनेट स्विच, ठीक है जी। मैं कहता हूं ये डिवाइसेस सारी की सारी इसके साथ कनेक्टेड है। ये आपका डीएचसीपी सर्वर है और बाकी सारे क्लाइंट्स। किसी भी वजह से ये सर्वर रीचेबल नहीं रहता क्लाइंट्स के लिए, कनेक्टिविटी का कोई इशू हो गया, कोई लिंक डाउन हो गया, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्लाइंट्स के लिए सर्वर क्या हो गया जी? रीचेबल नहीं रहा। क्लाइंट्स के लिए सर्वर रीचेबल नहीं रहा, ठीक है जी। तो अगर ये रीचेबल नहीं रहा तो अब क्लाइंट को आईपी नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप क्लाइंट पे गए, आपने क्लाइंट के ऊपर दो ऑप्शंस नजर आ रही थी, एक स्टैटिक वाली और दूसरी डायनामिक वाली, यानी डीएचसीपी। यहाँ पे डीएचसीपी भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे ऑटो भी लिखा हो सकता है। तो आपने जाके सिलेक्ट किस पे कर दिया था? डीएचसीपी से, और इसको अब डीएचसीपी सर्वर से आईपी मेल नहीं रहा। अब क्या होगा? जब क्लाइंट को डीएचसीपी सर्वर से आईपी ना मिल रहा हो, कनेक्टिविटी का इशू हो या सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन का मसला हो, तो इस क्लाइंट पे खुद ब खुद डायनेमिकली इस वाले नेटवर्क के आईपी असाइन हो जाते हैं। इस पे भी 169.254.0.1 कर लें भाई। सर्वर सबके लिए है ना, सर्वर अगर रीचेबल नहीं है तो सबके लिए नहीं है, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन खराब है तो सबके लिए खराब है। तो दूसरे क्लाइंट को भी इस तरह से 169.254.0.2, इसको भी 169.254.0.3, ठीक है। इस वाले स्पेशल नेटवर्क के आईपी मिलना शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद, मुझे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आईपी भी प्राइवेट है, याद रखिएगा, ये आईपी भी प्राइवेट है। अच्छा, अब मुझे बताएं क्लास बी में प्राइवेट नेटवर्क कितने हैं? 16 नॉर्मल और 17वां भी है, वो स्पेशल और रिजर्व्ड है। वो सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल होता है जब डीएचसीपी क्लाइंट के लिए डीएचसीपी सर्वर रीचेबल ना हो। अच्छा, इस स्पेशल प्राइवेट आईपी को कोई नाम भी तो स्पेशल देना चाहिए था ना, ठीक है। इसको नाम ये दिया गया है APIPA, अपीपा, ठीक है जी। ऑटो प्राइवेट आईपी एड्रेस, ऑटो प्राइवेट आईपी एड्रेस। इसके नाम में ना बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। ऑटो प्राइवेट आईपी एड्रेस, एक तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है जी। ये पीआई का मतलब क्या है? एक है यहां पे प्राइवेट आईपी एड्रेस, और शुरू में क्या लिखा हुआ है? ऑटो प्राइवेट आईपी एड्रेस। एक तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है और दूसरा ये हमेशा कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली होता है, यानी डायनामिकली होता है। मैं और आप इसको कॉन्फ़िगर कर नहीं सकते। आप किसी डिवाइस पे जाके इस नेटवर्क की आईपी दें, आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। ऑटो प्राइवेट आईपी एड्रेस, इनका एक और नाम भी है, इन एड्रेसेस को लिंक लोकल एड्रेसेस भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? लिंक लोकल एड्रेसेस। ऑटो प्राइवेट आईपी एड्रेस या फिर लिंक लोकल आईपी एड्रेस। क्लास बी में 16 नॉर्मल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं और एक स्पेशल है जो कि 17वां है, और उसका नाम क्या है? ऑटो प्राइवेट आईपी एड्रेस या लिंक लोकल एड्रेसेस। और ये इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कब होते हैं?
जब DHCP क्लाइंट के लिए DHCP सर्वर रीचेबल ना हो। इसका फायदा क्या होगा? अब ये लिंक लोकल को भी समझना और इसके फायदे को भी समझना है। इसका फायदा ये होगा कि जो सेम नेटवर्क की डिवाइसेस, इनको सेम नेटवर्क के आईपी असाइन हुए ना सबको, और दरमियान में क्या लगा हुआ है, क्या ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेंगे साहब? यस, नेटवर्क सेम है, स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो उन पे अगर DHCP आईपी नहीं दे सका तो कम से कम इनकी लोकल कम्युनिकेशन बंद नहीं होगी, इनकी आपस में कम्युनिकेशन बहाल रहेगी, ठीक है। अगली चीज, इसमें डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं होता, डिफॉल्ट गेटवे है ही नहीं इस नेटवर्क में। डिफॉल्ट गेट ये ऑटो कॉन्फ़िगर हुए हैं ना, हमने तो नहीं किए। तो इनमें सिर्फ आईपी और सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर होता है, डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं होता। तो बगैर डिफॉल्ट गेटवे के आप अपने नेटवर्क से बाहर नहीं निकल सकते। इसका नाम लिंक लोकल इसलिए है, लिंक लोकल। सिर्फ लोकल लिंक से मुराद लोकल नेटवर्क, जो लोकल नेटवर्क की डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगी, लेकिन आप किसी दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर सकते बाय यूजिंग लिंक लोकल एड्रेसेस। ये 169.254 वाले आईपी इस्तेमाल करते हुए आप किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सेम नेटवर्क के यूजर आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे लेकिन दूसरे से नहीं। और याद रखें, ये तो टेम्पररी सोल्यूशन है ना, ये कोई नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं। DHCP सर्वर फेल हुआ है आपका, तो सारी जिंदगी फेल तो नहीं रहेगा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के नोटिस में जब भी ये बात आएगी, आप अपनी प्रॉब्लम फिक्स करेंगे। जैसे ही फिक्स करेंगे तो उन्हें ऑटो प्राइवेट आईपी एड्रेस की बजाय नॉर्मल वाला प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन होगा, और उसमें आईपी भी होगा, सबनेट मास्क भी होगा, डिफॉल्ट गेटवे भी होगा। उसकी मदद से आप अपने नेटवर्क से बाहर भी निकल सकेंगे, लेकिन इन एड्रेसेस की मदद से आप अपने नेटवर्क से बाहर जा नहीं सकते, ठीक है जी। इसीलिए इनका नाम लिंक लोकल एड्रेसेस भी है। लिंक लोकल का मतलब इनका जो कम्युनिकेशन का स्कोप है वो महदूद है, विद इन अ लिंक। लिंक से मुराद, लिंक दो तरह के होते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी एक्सेस। ये वाला नेटवर्क कौन सा है? इट इज मल्टी एक्सेस। मल्टी एक्सेस क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस होती हैं। और एक और पहचान, ईथरनेट और फ्रेम रिले, ये ईथरनेट है, ये मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। तो अगर इसको भी मैं लिंक कहूंगा तो लिंक का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि एक सीधी लाइन, ये भी लिंक है, मल्टी एक्सेस लिंक है, ठीक है जी, मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। तो लिंक लोकल एड्रेस, इस एक नेटवर्क के अंदर जितनी डिवाइसेस हैं वही आपस में कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है। तो 169.254 इसका ताल्लुक भी क्लास बी से है, एंड इट इज रिजर्व्ड, है प्राइवेट, ये भी प्राइवेट है। टेक्निकली क्लास बी का 17वां प्राइवेट नेटवर्क है ये। 16 नॉर्मल है, एक स्पेशल है, 16 नॉर्मल है और एक स्पेशल है, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं क्लास सी पे। भाई क्लास ए हो गई, क्लास बी हो गई, अब बारी है क्लास सी। क्या क्लास सी में भी प्राइवेट नेटवर्क है? जी बिल्कुल है, और ज्यादातर आपको क्लास सी के प्राइवेट नेटवर्क ही इस्तेमाल होते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो क्लास सी जो है जी उसमें टोटल नेटवर्क कितने हैं? 20,97,152। भाई टोटल नेटवर्क कितने हैं ना? ज्यादा है ना? ज्यादा है, बाकी दोनों से ज्यादा है, क्लास ए से भी ज्यादा है और बी से भी ज्यादा है। और एक चीज आपके पास ज्यादा हो तो उसमें से कोई चीज मुफ्त में देने में भी आप हाथ हल्का नहीं रखते, आप ज्यादा दे देते हैं, ठीक है। तो क्लास सी में 256 नेटवर्क्स हैं, 256 नेटवर्क अयाना ने क्लास सी में आपको फ्री में इस्तेमाल करने के लिए दे दिए, प्राइवेट नेटवर्क में इस्तेमाल करने के लिए दे दिए। और वो 256 नेटवर्क कौन से हैं जरा देखिएगा। ये वो एड्रेसेस हैं जो आमतौर पे आप लोगों ने शायद देखे भी हो। अगर आपने कभी अपने घर में या ऑफिस के नेटवर्क में अपनी डिवाइस का लोकल आईपी अगर कॉन्फ़िगर होता हुआ देखा हो, उनका ताल्लुक इस रेंज से होता है, 192.168.0.0/24। ये पहला नेटवर्क है जी, 192.168.1.0/24। ये दूसरा है
192.168.2.0/24। ये तीसरा है। ये सिलसिला इसी तरीके से चलता जाता है और जाके खत्म होता है 192.168.255.0/24। कौन सा ऑक्टेट चेंज हो रहा है? थर्ड। 0 1 2 3 4 5 कहां तक? 250। पूरा ऑक्टेट यानी 0 से लेकर 255 तक। ये कितने नंबर बनते हैं? 256, 256। ठीक है जी। तो ये 256 नेटवर्क्स हैं क्लास ही के जो के प्राइवेट है, आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप घर में जब भी, ऑफिस में जब भी कोई नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे, अमूमन ये रेंज इस्तेमाल हो रही होती है। उसकी वजह ये होती है कि घर का नेटवर्क या दफ्तर का नेटवर्क आमतौर पे छोटा ही होता है, 254 या उससे कम ही यूजर होते हैं। अगर इससे ज्यादा यूजर्स हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर क्लास सी की बजाय क्लास बी या फिर क्लास ए का नेटवर्क इस्तेमाल करना पड़ेगा। अमूमन ये हो रहा है, घरों में तो 100% यही वाला नेटवर्क इस्तेमाल होता है, इनमें से कोई सा भी एक। सबसे ज्यादा मेरी नजरों से जो गुजरा है वो ये वाला है, 192.168.1 वाला। ये वाला नेटवर्क सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो, जब से हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं आपके प्राइवेट नेटवर्क में सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। बाकी भी होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ये समझ आई रेंज कहां से शुरू हो रही है? तीसरे ऑक्टेट में 0 से और फिर 1 2 करते करते कहां तक? 255। तो 20,97,152 में से ये 256 जो है वो प्राइवेट है, तो बाकी सारे क्या है? पब्लिक है। आपने याद सिर्फ प्राइवेट को रखना है और इनके अलावा जितने भी हैं वो सारे पब्लिक हैं, इनके अलावा बाकी सारे पब्लिक हैं। तो प्राइवेट जेन में रहना चाहिए, पब्लिक खुद ब खुद समझे याद हो जाएंगे आपको, वो तो याद करना ही नहीं है, याद आपने प्राइवेट को रखना है, प्राइवेट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इम्तिहान में बहुत सारे सवाल इस कॉन्सेप्ट के गिर्द घूम रहे होते हैं। कभी आपको कहा जाता है ये नीचे 5-6 आईपी दिए हुए, इनमें से प्राइवेट कौन कौन से हैं, तो आप उनको सेलेक्ट। कभी कहा जाता है नीचे 5-6 ऑप्शन है, इनमें से पब्लिक कौन से हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबसे ट्रिकी सवाल जो है वो ये होता है कि नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन कौन सा एड्रेस प्राइवेट नहीं है। आपका ध्यान प्राइवेट के लफ्ज पे जाता है, वहां पे लिखा होता है नॉट प्राइवेट, तो आप प्राइवेट पकड़ के सारे प्राइवेट सेलेक्ट कर लेते हैं। नॉट प्राइवेट का मतलब है पब्लिक वाले चूज करने, और नॉट पब्लिक का मतलब है प्राइवेट वाले चूज करने। ठीक है जी, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ओके जनाब, तो IPv4 एड्रेसिंग में ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा बाकी था, ये डिटेल से भी आपने आगे पढ़ना है आइंदा आने वाले हफ्तों में। मैंने सिर्फ पहचान करवा दी है, और ये जरूरी नहीं है कि आपने एक दफा देखा और आपको याद हो गया होगा, एक आध दफा रिवाइज करेंगे तो ये रेंज जेन में बैठ जाएगी। आज के बाद कम से कम मैं पब्लिक और प्राइवेट एड्रेस का अगर जिक्र करूंगा तो आपको को बहुत ज्यादा परेशानी उसमें नहीं होगी, आप कम से कम उनको आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना। तो क्लास ए में सिर्फ एक नेटवर्क है, कौन सा? 10 वाला। क्लास बी में 16 नेटवर्क नॉर्मल वाले हैं और एक स्पेशल वाला है। जो नॉर्मल वाले हैं वो 172.16 से शुरू होते हैं और 172.31 तक जाते हैं, ये लिखा हुआ है। 172.16 से शुरू होके 172.31 तक जाते हैं। और स्पेशल वाला कौन सा है? 169.254.00। और ये कब इस्तेमाल होता है? इसको कहते क्या है? APIPA, ऑटो प्राइवेट आईपी एड्रेस, या फिर लिंक लोकल एड्रेस। इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने नेटवर्क से बाहर नहीं निकल सकते। इसमें डिफॉल्ट गेटवे ही नहीं होता, आप कहें मैं कर लूंगा कॉन्फ़िगर, हम कॉन्फ़िगर ही नहीं कर सकते इसको। ये कॉन्फ़िगर ही एक स्पेशल केस में होता है, जब DHCP का क्लाइंट DHCP सर्वर तक पहुंच नहीं पाता तो वो अपने ऊपर इस नेटवर्क का आईपी असाइन कर लेता है। ठीक है जी, ओके। तो जनाब, और क्लास सी में 192.168.0 से शुरू होके 192.168.255 तक, 192.168.255 तक, ये 256 नेटवर्क हैं, नेटवर्क आईपी नहीं, 256 नेटवर्क फ्री हैं क्लास सी में। और हर एक के अंदर कितने कितने आईपी हैं? 254, हर एक में 254 आईपी होते हैं।
ले जी, अब हम चलते हैं आज के दिन के अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब थोड़ी सी IPv4 एड्रेसिंग को कुछ अरसे के लिए ब्रेक मिलेगी। अब तो ब्रेक क्या मिलनी है, अभी हम इस्तेमाल किया करेंगे जहां पे जरूरत पड़ेगी, पर तो हमने काफी कुछ लिया इसके हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, अब जो दूसरी एड्रेसिंग स्कीम आपको सिखाने जा रहा हूं वो है मैक एड्रेसिंग। मैक एड्रेसिंग के बाद फिर हम IPv6 एड्रेसेस के ऊपर आएंगे। तो मैक एड्रेसेस का आगाज करते हैं जी। मैक एड्रेसेस को पढ़ने के लिए और IPv6 को भी पढ़ने के लिए, मैक और IPv6 एड्रेसेस को पढ़ने के लिए आपको एक दूसरा बल्कि तीसरा नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। डेसिमल से आप वाकिफ है ना, 0 से 9 वाला। बाइनरी से भी वाकिफ है, 0 से 1 वाला। एक और नंबर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम मैक में भी यूज होता है, ये नंबर सिस्टम IPv6 में भी यूज होता है। लिहाजा एक दफा सीख लेंगे तो दोनों में जिंदगी आसान हो जाएगी और कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। हेक्सा किसको कहते हैं? 6 को, और डेसिमल 10 को। तो 10 + 6 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब है ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें टोटल 16 नंबर है। 16 नंबर्स का ये नंबर सिस्टम है। अच्छा, अब 16 का मतलब जिस तरह 10 का मतलब था 0 to 9 और 2 का मतलब था 0 to 1, यानी नंबर शुरू 0 से होते हैं, तो 16 का मतलब क्या होगा? 0 से 15 तक। 0 से 15 तक। अच्छा, अब 0 से 15 की कहानी यहां पे ना थोड़ी सी मुख्तलिफ है। फर्क क्या है वो जरा देखें। 0 1 2 3 9 तक तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा डेसिमल। 0 से 9 तक कैसा जी? जैसे डेसिमल नंबर होते हैं। लेकिन 10 11 12 13 14 और 15 के लिए A B C D E और F का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है वो भी बता देता हूं आपको, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। 10 11 12 13 14 15 के लिए A B C D E और F, ठीक है जी। उसकी रीजन ये है कि ये जो 10 है ना, या 11 है या 12 है, ये एक सिंगल हेक्साडेसिमल नंबर है। 10 एक सिंगल हेक्साडेसिमल नंबर है, 11 एक सिंगल हेक्साडेसिमल नंबर है, यानी एक नंबर है। मैं और आप तो कभी नहीं मानेंगे इस चीज को। यानी मैं कहूँ जी ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, आपके आंखें खराब हो गई, ये दो हैं, 1 और 2 लिखा हुआ है, ये दो है, लेकिन यहाँ पे ये एक सिंगल हेक्साडेसिमल नंबर है। 12 एक सिंगल हेक्साडेसिमल नंबर है, लेकिन हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। हम कहेंगे भाई दो नंबर लिखे हुए हैं, 1 और 2, ठीक है। तो इसको सिंगल शो कराने के लिए कि ये एक ही दिखे, A B C D E और F का इस्तेमाल किया जाता है। मैं और एलैबोरेट करता हूं, जरा देखिएगा। अगर ये ना किया होता ना तो प्रॉब्लम क्या आती, जरा वो समझे। मैं नंबर लिख रहा हूं, कुछ हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, 1 2 1 3 1 2 1 4। ये क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है जी। ये कितने हेक्साडेसिमल नंबर मैंने लिखे हुए हैं? 8। आप में इत्तेफाक क्यों नहीं हो रहा? नंबर है, नंबर नहीं गिनने आते आपको? फंस गए हैं ना? मसला महसूस हो रहा है कुछ? ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बताता हूं आपको। मैं कहता हूं मेरी नीयत ये थी, अब नियतों के हालात तो नहीं जानते क्या थी, ठीक है जी। मैं कहता हूं ये मैंने 1 ही लिखा था और ये 2 ही है, लेकिन ये 1 और 3 नहीं है, ये मैंने 13 लिखा था। अच्छा, अब ये मैंने 1 और 2 नहीं लिखा, ये मैंने 12 लिखा था, लेकिन यहां पे मैंने 14 नहीं लिखा, ये मैंने 1 और 4 ही लिखा था। अब आप कहेंगे देखे ना, वो और में हमारे ख्यालात मिल गए लेकिन बाकियों के नहीं मिल सके, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि आपके दिमाग में या किसी के भी दिमाग में क्या चल रहा है? तो अगर इसकी बजाय मैं यूं लिखता 1 2 और 13 की जगह मैं लिखता डी, और यहां पे 1 2 यानी 12 की जगह मैं यहां पे लिखता सी, और यहां पे मैं 1 और 4 लिखता, अब किसी को कोई डाउट होता? अब कोई डाउट नहीं है, सबको एग्जैक्टली मैं पूछता कितने नंबर है, आप सही जवाब देते। आप कहते आप कभी भी 12 इस तरह तो लिख ही नहीं सकते हेक्साडेसिमल में,
12 अगर आपको लिखना है तो आपको सी ही लिखना पड़ेगा, 12 के लिए सी ही लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आपने इस तरह से लिखा हुआ आप इसे कभी भी 12 नहीं पढ़ेंगे, आप इसे 1 और 2 ही पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो मैंने 6 हेक्साडेसिमल नंबर लिखे थे। तो किसी बंदे को 12 में और 1 और 2 में कंफ्यूजन ना हो, तो उसके लिए उन्होंने इलाज क्या निकाला, जहां से ये नंबर डबल हो ना वहां पे आप अल्फाबेट्स, ये लेटर्स इस्तेमाल करना शुरू कर लें, ए बी सी डी ई और एफ, और अपनी मर्जी का कोई लेटर यूज नहीं करना, कोई अपनी मर्जी का अल्फाबेट यूज नहीं करना, जो डिफाइन हो गए हैं वही, ठीक है जी। और एफ से आगे भी आप नहीं जा सकते। तो आपको हेक्साडेसिमल ना अमूमन यूं लिखे हुए नजर आएंगे 0 टू एफ, 0 टू 15, क्योंकि 15 तो 15 एज इट इज लिखा जा ही नहीं सकता, क्योंकि 15 लिखने के लिए आपको एफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 15 लिख दिया तो हम इसे 15 नहीं पढ़ेंगे, हम इसे 1 और 5 पढ़ेंगे। तो ये आपको 0 टू एफ लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक हो गया जी। तो ये आपके हेक्साडेसिमल हो गए, समझ आ रही है, साथ है सब, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों को डेसिमल और बाइनरी की कन्वर्जन तो आती है, हेक्साडेसिमल और बाइनरी की भी कन्वर्जन होती है, और वो ऑलमोस्ट उसी तरीके से होती है, वो ऑलमोस्ट उसी तरीके से होती है जैसे डेसिमल और बाइनरी की कन्वर्जन है। यहां मैं आपको बता देता हूं जी, इसका तरीकाकार क्या होगा। कुछ नंबर लिखते हैं भाई, वो बैक साइड पे जो लोग हैं ना उनकी वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा, बाकी लोग हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आप थोड़ा खामोश हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, 0 1 2 इस तरह चलते चलते आप पहुंच जाएंगे 10 यानी कि ए तक, फिर बी सी डी, इस तरह चलते चलते 15 यानी कि एफ तक। तो मैंने कुछ नंबर यहाँ पे लिखे हैं जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है, और इनको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखना चाह रहे हैं, इनकी बाइनरी कन्वर्जन सीखनी है। अच्छा, वो आपको याद है हम एक टेबल बनाते हैं 1 2 4 8 16 32, ठीक है। अगर मैं यहां रुक जाऊंगा तो ये कितने नंबर है, 4। अगर यहां ब्रेक लगा दूंगा तो ये फॉर्मेट 4 बिट फॉर्मेट होता है ना, इससे आगे चलेंगे तो 5 6 7 और 8, 128 तक अगर हम चले जाएं तो वो 8 बिट फॉर्मेट है, ये 4 बिट है, ठीक है। जरा इसको ट्राई करते हैं, 0 है ना जी, 0 हेक्साडेसिमल का 0, इसको कन्वर्ट करना है मुझे। 0 के लिए इन चारों में से किसी भी बिट की जरूरत नहीं है, तो चारों 0 कर देंगे। 1 के लिए 8 भी नहीं चाहिए, 4 भी नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, 1 चाहिए। 2 के लिए 8 भी नहीं, 4 भी नहीं, 2 चाहिए, ये नहीं चाहिए। अच्छा, ए यानी कि 10 के लिए क्या करना होगा, 8 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 8 और 2 10, ये 2 नहीं चाहिए, 8 और 2 वाली बिट ऑन किया तो 10 बन जाएगा। अच्छा, 15 के लिए 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, ठीक है। यानी इन चारों बिट्स को ऑन कर दिया जाए तो क्या बनता है, 15 यानी कि एफ। इसका मतलब है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हेक्साडेसिमल सिर्फ और सिर्फ बाइनरी की 4 बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर के लिए हमें 4 बिट्स से ज्यादा की जरूरत नहीं है। इस बुनियाद पे, इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि एक हेक्साडेसिमल नंबर कितनी बिट्स का होता है, 4 बिट्स का होता है। आप में से अगर कोई कुछ लिख रहा है तो लिख ले, फिर मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं, लिख लें लिख लें। लिख लिया, चलें। अच्छा जी, तो ये जो भी हमने कन्वर्जन किया है इसका नतीजा ये निकला है कि हमें ये पता लग गया है कि एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखने के लिए हमें 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स के लिए 8 बिट्स चाहिए होंगी। 8 बिट्स से कुछ और याद आता है, 1 बाइट
या 1 ऑक्टेट, 1 बाइट या 1 ऑक्टेट। ठीक है, इसका मतलब है 2 हेक्साडेसिमल नंबर हो तो उससे 1 बाइट या 1 ऑक्टेट बन जाएगा, क्योंकि 8 बिट्स हो जाएंगी। ये भी लिख लें। वेरी गुड। अच्छा, ये जो अभी आपने हेक्साडेसिमल नंबर्स सीख लिए हैं, इसका अब आपको फायदा ये होगा कि मैक एड्रेसिंग भी समझ आ जाएगी और IPv6 एड्रेसेस जो हैं उनमें भी हेक्साडेसिमल नंबर्स ही इस्तेमाल होते हैं, तो दोनों एड्रेसेस का फॉर्मेट समझने में आपको कोई ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। हम सबसे पहले जरा मैक एड्रेसेस पे बात कर लेते हैं। अब तो चलते हैं जनाब, मैक एड्रेसेस को डिस्कस करते हैं। मैक के बारे में कुछ बातें हमें पहले की पता है, कुछ डिटेल्स हम आज भी समझ लेंगे। सबसे पहले तो जी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिर मैक एड्रेसेस, इनका ताल्लुक OSI या TCP/IP मॉडल की लेयर 2 के साथ है। ये लेयर 2 आइडेंटिफायर है। ठीक है जी, लेयर 2 आइडेंटिफायर, इनको डेटा लिंक लेयर आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है। डेटा लिंक लेयर आईडी है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस जो है इसको हम फिजिकल आईडी भी कहते हैं, मैक एड्रेस को हम हार्डवेयर आईडी भी कहते हैं, मैक एड्रेसेस को हम जो है वो फिक्स्ड आईडी भी कहते हैं। ठीक है जी, मैक एड्रेसेस जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड मैक एड्रेसेस की हम बात कर रहे हैं, ये ग्लोबली यूनिक भी होते हैं, ग्लोबली यूनिक एड्रेसेस भी होते हैं, यूनिक आईडी। किसी भी नेटवर्क डिवाइस की फिजिकल आईडी है और यूनिक आईडी है, यानी मेरे इस डेस्कटॉप की ये जो नेटवर्क पोर्ट है, इसका जो मैक एड्रेस है वो ग्लोबली यूनिक है। पूरी दुनिया में ये मैक किसी और डिवाइस का नहीं हो सकता। ठीक है जी, पूरी दुनिया में ये मैक किसी और डिवाइस का बाय रूल्स नहीं हो सकता। रूल तोड़ना तो फिर वो तो टूट ही जाता है ना। बाय रूल्स ये मैक किसी और का नहीं हो सकता। फिजिकल आईडी भी कहते हैं इसको, लेयर 2 आईडी भी कहते हैं, डेटा लिंक लेयर आईडी भी कहते हैं, हार्डवेयर आईडी भी यही है, फिक्स्ड आईडी भी यही है, और ये यूनिक भी होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैक के हवाले से और चीजें यहां पे ऐड करता हूं। जिस तरह आईपी एड्रेसेस की एक अथॉरिटी है पूरी दुनिया में, एक बल्कि पूरी हायरार्की है, अयाना है, आईकैन है, फिर रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं, मैक की एक ही अथॉरिटी है, एंड दैट इज IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो हम सुनते रहते हैं ना, बोलते रहते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके शुरू में इंस्टीट्यूट लगा दें तो ये पूरा इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। IEEE इज द अथॉरिटी फॉर मैक एड्रेसेस। पूरी दुनिया में मैक एड्रेसेस को IEEE हैंडल करता है, कंट्रोल करता है। तो मैक एड्रेसेस की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ IEEE है, इसके अलावा कोई और हायरार्की नहीं है, कोई और कुछ नहीं, सिर्फ IEEE डायरेक्ट। अच्छा, ये अगली चीज, मैक एड्रेस को लिखा कैसे जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, मैक एड्रेसेस का फॉर्मेट क्या होता है, उस पे आ जाते हैं। ये सब कुछ लिख लिया? नहीं लिखा? लिख लिया? नहीं लिखा तो फिर घर जाके बाकी का लिख लीजिएगा अगर कुछ रह जाए तो। ठीक है जी, अच्छा जी, तो IEEE इसकी अथॉरिटी है, और मैक एड्रेस का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है कि एक मैक एड्रेस में 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। एक मैक एड्रेस में 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक हेक्साडेसिमल नंबर जो है अगर वो 4 बिट्स का है तो 12 हेक्साडेसिमल कितने बिट्स के होंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो ये बन जाएगा 48 बिट्स। एक मैक एड्रेस में 48 बिट्स हैं, तो बाइट्स कितनी होंगी,
यस सर, नहीं बाइट्स, 6 बाइट्स, ठीक है। 48 को 8 से डिवाइड कर दें, या अभी आपको बताया था 2 हेक्साडेसिमल से 1 बाइट बन जाती है, तो 12 हेक्साडेसिमल के 6 हो जाएंगे, ठीक है, डबल होता है ना, ठीक है। तो 12 हेक्साडेसिमल से 6 बाइट्स बन जाएंगी। सबसे आसान तरीका, पुराना तरीका, बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड कर दे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 बाइट्स। अच्छा, 6 बाइट्स भी लिख सकते हैं और 6 ऑक्टेट्स भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। एक मैक एड्रेस में 6 ऑक्टेट्स होते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब कहीं लिखा हो मैक एड्रेस के अंदर 48 बिट्स होती हैं, वो भी ट्रू है। मैक एड्रेस में 12 हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, वो भी ट्रू है। 6 बाइट्स होती हैं, वो भी ट्रू है। 6 ऑक्टेट्स होते हैं, वो भी ट्रू है। एक ही चीज के मुख्तलिफ क्या है, मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, ठीक है, चीज एक ही है। तो 6 बाइट्स या 6 ऑक्टेट्स एक मैक एड्रेस में होते हैं। अब अगली चीज, ये जो 12 हेक्साडेसिमल है, इनको लिखा कैसे जाता है। एक तो याद रखिएगा, मैक एड्रेस मैंने और आपने कभी किसी डिवाइस पे कॉन्फ़िगर नहीं करना होता, ये कॉन्फ़िगरेबल तो है ही नहीं, ये तो फिक्स्ड आईडी है। अभी लिखा तो था, ये तो फिक्स्ड आईडी है। ये आपको लिखी भी नजर आएगी, और किस फॉर्मेट में लिखी हुई नजर आ सकती है, 3 से 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, उनमें से किसी भी एक में आपको दिख सकती है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। मैक आपको एक ही जगह पे लिखना पड़ सकता है अगर आप किसी डिवाइस पे कोई पॉलिसी डिफाइन कर रहे हैं कि फलाम मैक को जो है ना वो ब्लॉक कर दो, ठीक है जी। तो अगर कोई पॉलिसी बना रहे हैं, इन दैट केस आपको जो है वो करना पड़ सकता है, टाइप करना पड़ सकता है, अदरवाइज सिर्फ देखने की काम आएगा। तो मैं एक मैक आपके सामने लिख रहा हूं जी, ABCD.CC1E.AA ठीक है जी। टोटल ये कितने नंबर हैं, 12। 12 को लिखा किस तरह से है, 4-4 के 3 ग्रुप्स बनाए, और हर ग्रुप को डॉट से सेपरेट किया एक दूसरे के साथ। तो एक फॉर्मेट ये है, आपको मैक इसमें भी लिखा हुआ नजर आ सकता है, यही वाला मैक आपको इस तरह से भी लिखा हुआ नजर आ सकता है, ठीक है जी। सेम मैक लिख रहा हूं, मैक में फर्क नहीं है, ये ऊपर वाला ही मैक है, लेकिन क्या किया, इसको डैश के साथ, हाइफन के साथ, इट इज नॉट अंडरस्कोर, ठीक है जी, ये हाइफन माइनस या डैश साइन है, ठीक है। अच्छा, यही मैक आपको इस तरह से भी लिखा हुआ नजर आ सकता है, और यही मैक आपको इस तरह से भी लिखा हुआ नजर आ सकता है। इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नीचे वाले में तो सारे का सारा आपने इकट्ठा बगैर सेपरेट किए एक ही फ्लो के अंदर 12 हेक्साडेसिमल लिख दिए। ये 4 है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, मुख्तलिफ वेंडर्स की डिवाइसेस पे अलग अलग तरीकों से नजर आता है। इनमें खास बात सिर्फ दरमियान वाले 2 में है, बाकियों में कोई खास बात एज सच नहीं है। दरमियान वाले 2 जो फॉर्मेट है, ये क्या आपको कोई मैसेज मिल रहा है यहां से, ये क्या लिखा हुआ है, और इनको अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये जो दूसरा और तीसरा मेथड आप देख रहे हैं, ये बेसिकली बाइट वाइज या ऑक्टेट वाइज लिखा हुआ है। आईपी एड्रेस को ऑक्टेट वाइज ही लिखते हैं ना, तो मैक को भी ऑक्टेट वाइज लिखा जा सकता है। और मैक को अगर ऑक्टेट वाले तरीके से लिखना है तो या डैश यूज होती है या फिर कोलन यूज होता है, डैश या कोलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैक एड्रेस ही इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है जी। अच्छा, अब अगले, अब 2 सवाल इकट्ठे कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। एक तो आप कहेंगे, आपने कहा मैक यूनिक होता है पूरी दुनिया में, यानी मेरे जो लैपटॉप का मैक है वो किसी और का नहीं हो सकता, तो वो यूनिक कैसे होता है, एक तो ये सवाल है। दूसरा, क्या मैक एड्रेस भी आईपी एड्रेस की तरह कोई 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, जिस तरह वहां नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी या यूजर आईडी होती है, तो क्या मैक में भी उस तरह की कोई साइंस है या नहीं है। अब ये 2 सवाल है, दोनों का जवाब इकट्ठा है, ठीक है जी। पहला सवाल क्या था, ये क्या आपका जो मैक एड्रेस है ये यूनिक कैसे होता है। दूसरा, क्या आईपी की तरह इसमें भी नेटवर्क आईडी और यूजर आईडी होती है, ठीक है। तो इन दोनों का जवाब कंबाइन है, इकट्ठा है। मैक भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है जी, मैक भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, लेकिन वो 2 हिस्से डेफिनेटली नेटवर्क आईडी और यूजर आईडी नहीं है, ठीक है। नेटवर्क आईडी और यूजर आईडी नहीं है, ठीक है, नाम डिफरेंट है उनके, ठीक है। और डिवीजन भी अलग तरीके से हुई हुई है। क्या डिवीजन है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी। मैक के 2 हिस्से सबसे पहले आपको समझाने लगा हूं। कोई एक मैक एड्रेस लिख लेते हैं, AB-CD
डैश EF आगे डैश 12 डैश 34 डैश 56, ये एक वैलिड मैक एड्रेस है, कोई मसले वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। टोटल आपको 12 हेक्साडेसिमल नजर आ रहे हैं और जो फॉर्मेट है वो ऑक्टेट वाइज वाला हमने लिखा हुआ है। मैक को जी IEEE ने, हम कौन होते हैं, वहां अयाना था, यहाँ IEEE है, ठीक है जी। तो मैक को IEEE ने, ठीक है, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है इस तरीके से, पहला आधा हिस्सा और आखिरी आधा हिस्सा, बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है। अच्छा, अगर हम वो बिट वाइज देखें तो पहली 24 बिटें, ठीक है जी, पहली 24 बिटें और उसके बाद आखिरी 24 बिटें, 24 बिट्स एंड 24, टोटल 48 है ना, तो आधा दर करेंगे तो 24 बिटें और 24 बिटें बन जाएंगी। ये भी कह सकते हैं 6 हेक्साडेसिमल और 6 हेक्साडेसिमल। इसके अलावा कोई डिवीजन और नहीं है, जिस तरह आईपी एड्रेसिंग में वो कहा था ना 8 और 24, 16 और 16, 24 और 8, और उसके बाद क्लास लेस में तो आपने फिर अपनी मर्जी भी की, ठीक है। यहाँ पे उस तरह का कोई चक्कर नहीं है। मैक एड्रेसेस में क्लासिफिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैक में क्लासेस नहीं होती, IPv4 में होती हैं, मैक में कोई क्लासेस नहीं है, ठीक है जी। और इसकी डिवीजन फिक्स्ड है। पहला आधा हिस्सा क्या कहलाता है और दूसरा आधा हिस्सा क्या कहलाता है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट हाफ क्या है और सेकंड हाफ इसका क्या कहलाता है। जो इसका पहला हिस्सा है उसको सादा लफ्जों में तो कहा जाता है वेंडर कोड, और इसके अलावा कहा जाता है OUI, ठीक है जी। OUI का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। और एक और चीज भी कही जाती है IEEE असाइंड, ये पहले आधे हिस्से की बात हो रही है जी। पहला आधा हिस्सा मींस पहले 6 हेक्साडेसिमल या पहली 24 बिटें, ये जो ऊपर ABCDE और F लिखा हुआ है इसको क्या क्या कहते हैं जी, वेंडर कोड भी कहते हैं, OUI भी कहते हैं। OUI की फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, और उसके बाद IEEE असाइंड भी इसको कहते हैं, IEEE असाइंड। वेंडर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर। चले मैं इसकी मिसाल देके आपको समझाता हूं, ठीक है। यार आज इधर वाले दो को बंदे मिसिंग है, थोड़ी सी इधर रौनक कम हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, तो चले वो वाले भाई आ गए, आप अपना नाम जरा बताइएगा आप। हाँ जी 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 जी, उबैद, उबैद, ठीक है। तो हमारे जो उबैद भाई हैं ना जी, इनके पास लेट से कहीं से बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, रुपीज में भी नहीं हम रुक रहे, सोचना बड़ा सोचे बंदा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए। वो कहेंगे सबसे पहले तो मैं यहाँ से पढ़ाई से जान छुड़ाऊंगा ना, ठीक है, मैंने इधर क्यों बैठा होना फिर, ठीक है। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आ गए और उसके बाद अब वो सोचते हैं मैं करूं क्या इनका, ठीक है। वो कहते हैं मैं ना सिस्को, हवावे, HP, डेल इनकी तरह की ना एक कंपनी बनाऊंगा और मैं भी राउटर स्विचेस बना के बेचा करूंगा। बिल्कुल ठीक है, वो कर सकते हैं ऐसा, तो वो अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, पूरी दुनिया में उनके ऑफिसेज होंगे, ठीक है। तो अल्लाह मेरी जुबान मुबारक करे, ठीक है जी, हम इनको तरक्की करता हुआ देखें इस तरीके से, ठीक है, आप सबको हम देखें तरक्की करता हुआ। तो बहरहाल जी, फिलहाल बात तो बैद भाई की हो रही है क्योंकि उनके पास आ गए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है जी। तो उन्होंने कंपनी बनाई और राउटर स्विचेस बनाना शुरू कर दिए। इन्हें अब एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो डिवाइसेस बना रहे हैं ये बाकी दुनिया की डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल भी तो होने चाहिए ना। अब इन्होंने जो स्विच बनाया है उस स्विच के साथ दुनिया के किसी और डिवाइस को भी कनेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए जो पोर्ट इस्तेमाल होगी ना वो पोर्ट होगी इस्तेमाल आपकी ईथरनेट पोर्ट, ये जिसका प्रोटोकॉल ईथरनेट होता है, ठीक है जी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये जो ईथरनेट स्टैंडर्ड है ना वो उबैद भाई का नहीं है, वो ईथरनेट स्टैंडर्ड IEEE का स्टैंडर्ड है। IEEE से इजाजत लिए बगैर ईथरनेट पोर्ट्स बना बना के ये बेच नहीं सकते, तो इनको IEEE से लाइसेंस लेना पड़ेगा, मसला ही कोई नहीं। ये प्रॉपर जो भी IEEE की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल करेंगे, अप्लाई करेंगे IEEE पे, और इनकी कंपनी एज वेंडर IEEE के पास रजिस्टर होगी, यानी सादा लफ्जों में ये IEEE से लाइसेंस लेंगे।
उसकी फॉर्मेलिटीज होंगी ये वो पूरी कर देंगे, ठीक है जी। तो उसके नतीजे में जो इनको लाइसेंस मिलेगा ना IEEE से, वो पता क्या होगा, वो ये 6 हेक्साडेसिमल का ये वाला नंबर होगा जो कि वेंडर कोड है, जो कि कौन असाइन कर रहा है, IEEE असाइन कर रहा है। और ये एक ऐसा नंबर है जो ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, जो इनको और सिस्को को और HP को एक दूसरे से अलग करेगा। यानी दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास अपना अपना वेंडर कोड है, OUI है, जो कि उन्हें किसने असाइन किया हुआ है, IEEE ने। और जो इनको वेंडर कोड मिलेगा वो पूरी दुनिया में यूनिक होगा, वो इनकी कंपनी के अलावा किसी और का नहीं होगा, ठीक है। तो ABCDEF जो है वो समझे उबैद की जो कंपनी है, उबैद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है जी, तो वो इनकी कंपनी के अलावा किसी और के पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये अपना कोड लेकर आगे, अब इन्होंने क्या करना है, मैक बनाने शुरू करने हैं। ये जो इसका अगला हिस्सा है, आखिरी हाफ, दूसरा हिस्सा, वो भी 24 बिट का ही है। इसको कहते हैं यूजर कोड, यूजर कोड, या इसको कहा जाता है वेंडर असाइंड, वेंडर असाइंड यूजर कोड या वेंडर असाइंड। इसका कलर चेंज कर रहा हूं जी मैं, ताकि ये उससे मुख्तलिफ नजर आए आपको। वेंडर असाइंड या यूजर कोड। वेंडर कौन है, ये उबैद भाई, ठीक है जी, यानी HP, सिस्को, हवावे, ये वेंडर्स हैं, ठीक है। ये असाइन करेंगे। यूजर कोड असाइन करना किसका काम है, वेंडर का काम है। और OUI असाइन करना किसका काम है, IEEE का काम है, ठीक है जी। तो पहला आधा हिस्सा IEEE असाइन करता है, दूसरा हिस्सा जो वेंडर होता है वो असाइन करता है अपने यूजर को, उसको यूजर कोड कहते हैं। अच्छा, अब इनके मैक किस तरह के होंगे, ठीक है जी, इनके मैक एड्रेसेस जो है वो किस तरह के होंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आपको इनके मैक दिखाता हूं जी। इनके मैक एड्रेसेस जी अब कुछ इस तरह से होंगे, और आगाज यहां से होगा। ये आपको क्या नजर आ रहा है, वेंडर कोड। पहला मैक एड्रेस इनका ये होगा 000000, यहां से ये शुरू करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद अब ये सिलसिला आगे चलता चला जाएगा इस तरीके से। दूसरा क्या होगा, 000001, और ये सिलसिला खत्म कहां पे जाके होगा, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। पहला हेक्साडेसिमल 0 होता है और आखिरी F होता है, तो FF-FF-FF। तो 00 से लेकर FFF तक इनके सारे मैक एड्रेसेस जाएंगे। सबके अंदर वेंडर कोड सेम होगा, जिस तरह नेटवर्क आईडी सेम होती थी, यहां पे वेंडर कोड सेम होगा, लेकिन यूजर कोड बदलते जाएंगे। एक वेंडर कोड में या एक लाइसेंस में कितने मैक बन जाएंगे, यूजर कोड वाला नंबर कितनी बिट का है, जरा देखिएगा, 24 बिट। यूजर कोड कितनी बिट का होता है, 24 बिट का, या 6 हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो 24 बिट, अगर 24 बिट की हम बात करें तो 2 रेज टू पावर 24, आप 2 रेज टू पावर 24 कर लें या 16 की पावर 6 कर लें। 16 की पावर कहां से आ गया, हेक्साडेसिमल बेस 16 होता है ना, हेक्साडेसिमल बेस 16 होता है, वहां हर चीज 16 की पावर में होती है। 6 हेक्साडेसिमल नंबर है, आप 16 की पावर 6 करें या 2 की पावर 24 करें, आंसर सेम ही आएगा। और इसका आंसर तो रट गया है आप लोगों को, 16,777,216। यहां -2 नहीं करना, अभी ये वाला और ये वाला शामिल है इसमें। तो ये 16.8 मिलियन मैक बन जाएंगे एक ही लाइसेंस के अंदर, एक वेंडर कोड में इतने आपके पास जो है वो मैक एड्रेस बन जाएंगे। और ये सारे के सारे यूनिक हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप सिस्को को कंसिडर करें, सिस्को के और उबैद के मैक में फर्क क्या होगा, वेंडर कोड। ये 000 तो सिस्को का भी होगा ना, लेकिन फर्क किसकी वजह से आएगा, वेंडर कोड और यूजर कोड के कॉम्बिनेशन की वजह से। अच्छा, अब यहां पे मैक डुप्लीकेट होने की एक ही वजह हो सकती है, उबैद की नीयत खराब हो जाए। वो कैसे, वो कहेगा जी ये है 16.8 मिलियन, नंबर बहुत बड़ा है लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं है। पहले देखें किस्मत उसकी चमक रही है, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उसके पास आ गए हैं, तो अब वो स्विच बना रहा है, राउटर बना रहा है, धड़ाधड़ बिकते जा रहे हैं। जब वो धड़ाधड़ बिकते जा रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि ये 16.8 मिलियन मैक यूज हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे ना, इनफाइनाइट नंबर तो नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा,
अब इन्हें दोबारा IEEE के पास जाना पड़ेगा और एक नया वेंडर कोड लेना पड़ेगा। IEEE के पास वेंडर कोड कितने हैं? वो भी सेम नंबर है, क्योंकि वो नंबर भी 24 बिट का ही है। 2⁻24 16.8 मिलियन वेंडर कोड है IEEE के पास। वेंडर के हवाले से ये नंबर बहुत बड़ा है। इतने ज्यादा वेंडर्स होना दुनिया में कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनफाइनाइट तो नहीं है। 100 200 300 साल बाद अगर खत्म भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मैक का नया वेरिएंट निकाल लेंगे उस वक्त, लेकिन अभी के लिए ये बहुत है। ठीक है, तो ये IEEE के पास दोबारा जाएंगे, रिन्यूअल फी पे करेंगे, वो इनको एक नया वेंडर कोड दे देगा। अब वो फीस मामूली सी होगी, अब वो भाई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक है, फिर भी नीयत खराब हो गई। वो कहते हैं मैं पैसे बचाना चाहता हूं। वो कहते हैं मैं काम करता हूं, ये मेरे मैक जल्दी खत्म ना हो, तो ये पता क्या करना शुरू कर देते हैं, ये ना एक ही मैक, एक ही वेंडर कोड के अंदर, जैसे ये वाला मैक है ना यूजर कोड, ये मल्टीपल टाइम यूज करना शुरू कर देते हैं। एक स्विच पे इस्तेमाल किया, फिर चौथे पांचवें में दोबारा कर लिया, फिर एक जगह और कर लिया। यानी वो क्या कर रहे हैं, एक यूजर कोड को एक वेंडर कोड के साथ मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि IEEE के एग्रीमेंट के खिलाफ है, खिलाफ वर्जी है। ठीक है जी, तो अगर इन्होंने ऐसा किया, इससे फायदा ये होगा कि इतनी जल्दी इनका जो वेंडर कोड है वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये चीज एक्सीडेंटली भी हो सकती है, जानबूझ के बेशक ना करें, हादसाती तौर पे भी हो सकती है और इंटेंशनली भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ना याद रखिएगा, चांस तो है डुप्लीकेट होने का इस वजह से, लेकिन ये चीज ज्यादा अरसे तक चलती नहीं है, क्योंकि IEEE जो आपसे पैसे ले रहा है ना, वो इस चीज को कंट्रोल भी करता है। वो कैसे? मार्केट में जब मेडिसिन आती हैं तो आपने नोट किया होगा, उनपे एक बैच कोड होता है, बैच वाइज आती है। ठीक है जी, और वो पूरा बैच आमतौर पे टेस्ट करके भेजा जाता है। समटाइम्स कुछ गड़बड़ बाद में सामने आती है, फिर अखबारात में, न्यूज चैनल पे एड्स आते हैं कि फलां मेडिसिन का फलां बैच जो है वो उसमें प्रॉब्लम है, कोई खरीदे ना, और कोई फार्मेसी उसको बेचे भी ना। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो राउटर स्विचेस है ना, ये भी बैच वाइज मार्केट में निकलते हैं। जब इसका एक पूरा बैच ये प्रोडक्शन से आ जाएगा ना, ये बना लेंगे, तो उसको मार्केट में भेजने से पहले IEEE की एक टीम आके उसको टेस्ट करेगी और उसके बाद उसको मार्केट में निकाला जाएगा। आपने देखा होगा, आपको अगर ये नेटवर्क डिवाइस खरीदे ना, तो उसके डब्बे पे कोई 10 तरह के स्टिकर्स लगे होते हैं। एक तो अगर यहाँ पाकिस्तान में बिक रहा है ना, PTA का स्टिकर तो पक्का लगा होगा उस पर। ठीक है जी, और उसके अलावा इसी तरह IEEE का भी लगा होगा। तो IEEE उसको क्वालिटी एश्योरेंस से गुजारने के बाद ही मार्केट में आने देता है। तो अगर उबैद भाई ने कोई गड़बड़ जानबूझ के किया या गलती से हो गई है उनके इंजीनियर से, ठीक है, तो वो फिक्स जब तक नहीं करेंगे ये मार्केट में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये डुप्लीकेट होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही होते हैं। ठीक है जी, तो ये कहानी है मैक एड्रेसेस की। दो हिस्से हैं, एक हिस्सा वेंडर कोड और दूसरा यूजर कोड। यही इसको यूनिक भी बनाता है। ठीक है, यही इसको यूनिक भी बनाता है। अब अगला सवाल जेन में ये आता है, आप कहेंगे सर आपने कहा इसमें क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लासेस का सिर्फ यही तो मकसद नहीं था कि बड़ा नेटवर्क छोटा नेटवर्क, इसके अलावा क्लासेस का एक मकसद ये भी था यूनिकास्ट एड्रेसेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस, मल्टीकास्ट एड्रेसेस। आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि मैक यूनिकास्ट के लिए अलग होता है, मल्टीकास्ट के लिए अलग होता है और ब्रॉडकास्ट के लिए अलग होता है। तो टाइप्स तो होती होंगी ना मैक एड्रेसेस की, कैटेगरीज तो होती होंगी जी, बिल्कुल कैटेगरीज होती हैं। मैक एड्रेसेस की टाइप्स होती हैं, मैक एड्रेसेस की कैटेगरीज जरूर होती हैं। तो वो मैं आपको सिखा देता हूं जी कि यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट मैक एड्रेस को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रॉडकास्ट मैक, ये बड़ा ही आसान है और ये आपने जिंदगी भर नहीं भूलना, ये आपके इंटरव्यूज में भी काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, और एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैक दुनिया में है ही सिर्फ एक, और वो ये वाला है, लास्ट कॉम्बिनेशन ऑल एफ। उधर भी आखिरी वाला ही था बिल्कुल। ठीक है, और इधर भी लास्ट कॉम्बिनेशन है। 12 के 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स अगर एफ हो तो ये आपका अकलौता ब्रॉडकास्ट मैक है दुनिया में, इसके अलावा और कोई ब्रॉडकास्ट मैक है ही नहीं। यानी आपने अगर फ्रेम को ब्रॉडकास्ट करना है, फ्रेम याद है, ले 2 पे फ्रेम होता है। ठीक है जी, मैक की बेस पे फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपने फ्रेम को ब्रॉडकास्ट करना है, किसी भी फ्रेम को,
मैक की बेस पे अगर ब्रॉडकास्ट करना है, इसके अलावा कोई और एड्रेस इस्तेमाल नहीं होगा, यही है। आप करें तब भी, कोई प्रोटोकॉल करे तब भी वो यही इस्तेमाल करेगा, अकलौता ब्रॉडकास्ट मैक। ये तो आसान हो गया, इसको तो हम कभी भी पहचान लेंगे। कहानी में ट्विस्ट है यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट मैक के लिए। ये आपको थोड़ा वक्त लगेगा समझने में, लेकिन समझ आसानी से आ जाएगी। तो मैं यहां पे लिखना शुरू करता हूं जी, ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट मैक को, ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट मैक, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट मैक को। ठीक है जी, ये अभी बता रहा हूं, अगले हफ्ते आपका जो असेसमेंट होगी उसमें एड्रेस आएगा जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ब्रॉडकास्ट मैक कौन सा है, मल्टीकास्ट मैक कौन सा है और यूनिकास्ट कौन सा है। ठीक है जी, अच्छा तो यहां पे लिखते हैं जी, इफ 8th bit of first byte is 0, मैक विल बी यूनिकास्ट, और अगर 1 हुआ तो मैक विल बी मल्टीकास्ट। मैंने कब कहा आपको समझ आ जाएगी, लिखवाया है, लिख ले, अभी समझ भी लेंगे इसको। मैं समझाता हूं, आप लिखते जाएं, मैं आगे एग्जाम्पल इसकी अभी टाइप कर रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। अब ऊपर वाली लाइन को ध्यान से पढ़ें और नीचे वाली एग्जाम्पल को अगर आप गौर से देखें तो आपको अब बात समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, पीछे बैठ के मुझे लगता है ज्यादा समझ आती है, तो आप लोग भी पीछे बैठा करें। अच्छा जी, इफ 8th bit ऑफ फर्स्ट बाइट इज 0, मैक यूनिकास्ट होगा, और अगर वो 1 हुई तो मैक मल्टीकास्ट होगा। ठीक है जी, मैक में टोटल बाइट्स कितनी होती हैं, 6, और जो पहली बाइट है उसका कलर मैंने कर दिया रेड। पहले दो हेक्साडेसिमल मिल जाए तो एक बाइट बन जाती है, तो ए बी पहली बाइट है ऊपर वाले की, उसको मैंने बाइनरी में लिखा है। और बाइनरी में किस तरीके से लिखा है, जो अभी सिखाया था। ठीक है, 1 2 4 8 वाला। ए 10 होता है ना, तो इसकी बाइनरी क्या है, 1 0 1 0। बी 11 होता है, इसकी बाइनरी क्या है, 1 0 1 1। ठीक है जी, और आप देखें मैंने ए को लिखा 1 0 1 0 और बी की बाइनरी 1 0 1 1। फिर बी है 1 0 1 1 और ए है 1 0 1 0। 8 बिटें हो गई ऊपर भी और नीचे भी। पहली बाइट की 8वीं बिट अगर 1 होगी तो मल्टीकास्ट, 0 होगी तो यूनिकास्ट। इसका मतलब है जो ऊपर वाला एड्रेस है, जो ऊपर वाला एड्रेस है ये मल्टीकास्ट है, और नीचे वाला जो एड्रेस है ये यूनिकास्ट है। ये बात समझ आई सबको? मैक की पहली बाइट की 8वीं बिट 0 है तो यूनिकास्ट, और 1 है तो मल्टीकास्ट। ये थोड़ा सा मुश्किल महसूस हो रहा है, इसको और आसान कर देते हैं। पहले स्टेप में तो ये आसानी कर लेते हैं कि आपको पहले दोनों हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी में लिखें और वहीं से आप अंदाजा लगा लें कि ये वाली बिट 1 है या
0, यानी दोनों हेक्साडेसिमल को बाइनरी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करें और उसकी बेस पे आप जवाब दे सकते हैं। और आसान करना चाहिए इसको, इससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आसान अब कर लेते हैं। ये जो दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर है, एक हेक्साडेसिमल नंबर का मतलब 4 बिट्स, ठीक है जी, और 4 बिट्स का मतलब 2 रेज टू पावर 4 16। 4 बिटों से कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 16 कॉम्बिनेशन। और वो अगर हम अपने नॉर्मल डेसिमल वाले तरीके से देखें तो 0 से 15 तक जाते हैं। ये नंबर टेक्निकली यही है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। आपको तो इनके बाइनरी में भी कॉम्बिनेशन बनाने आते हैं ना 4 बिट्स के, ठीक है। 4 कॉलम्स होंगे, पहली कॉलम की आधी रो 0 आधे 1, यानी 8 0 8 1, 4 0 4 1, 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1, यही होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा मैं लिख देता हूं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद जनाब अगले 4 1 जी। हाँ जी, भाई का दिमाग बहुत तेज चलता है, इसको स्लो कराना पड़ेगा किसी तरीके से, ठीक है। मुझे तो लगता है इसने मेरी वीडियोस देखी हुई है कहीं से पहले, देखी हुई है, कुछ कुछ देखी हुई है, वेरी गुड। ऐसे होना चाहिए, शोर भी सबसे ज्यादा इसने ही डाला होता है पीछे, ठीक है जी। क्या करें इसका, और ऊपर से आज वो अब $1 ट्रिलियन का मालिक भी बन गया है, भाई संभाला नहीं जाएगा अब हमारे से, इसको पकड़ के बंद करो कहीं। अच्छा जी, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ना क्लास में पहले बताया भी था, उस वक्त आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, ठीक है जी। आई भी होगी तो ये नहीं समझ आ रहा होगा इसका फायदा कहां पे जाके होना है, तो अभी मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं। इसका जवाब क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये वाली बिट जो है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, और इसके आगे आपको याद है सारे के सारे नंबर जो थे वो इवन थे। मैंने एक जुमला बोला था, इवन में जितने मर्जी इवन नंबर ऐड कर लो, जवाब इवन ही आता है। जब तक आप उनमें 1 ऐड नहीं ना करेंगे, ये ऑड नंबर है, जब तक आप ये ऐड नहीं करेंगे तब तक आंसर ऑड नहीं आ सकता, ठीक है जी। तो आप गौर करें, ये वाली बिट एक दफा 0 है, एक दफा 1 है, एक दफा 0 है, एक दफा 1 है, और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? जब भी ये वाली बिट 0 होती है ना, आंसर इवन नंबर आता है, और जब भी ये बिट 1 होती है आंसर ऑड नंबर आता है। तो एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, यही चल रहा है ना, क्योंकि ये बिट एक दफा 0 है, एक दफा 1 है, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब जरा आप यहां पे देखें, आप इसी बिट की बात कर रहे हैं ना, ये वही बिट है जिसकी वैल्यू 1 होती है, 1 2 4 8, ऐसे ही है, 1 2 4 8। ये बिट एक दफा 0 होती है और एक दफा 1 होती है। ये बिट जब भी 1 होती है आंसर ऑड आता है, और जब भी 0 होती है आंसर इवन आता है। तो कहानी बड़ी आसान हो गई है। सेकंड हेक्साडेसिमल नंबर अगर इवन हुआ तो आपका एड्रेस यूनिकास्ट होगा, ऑड हुआ तो मल्टीकास्ट होगा। क्यों? अगर ये इवन है ना, तो इसका मतलब है ये वाली बिट 0 होगी। सेकंड हेक्साडेसिमल नंबर अगर इवन है ना, तो ये वाली बिट 0 होगी, और अगर ऑड है तो इसका मतलब है ये वाली बिट 1 है। सेकंड हेक्साडेसिमल इवन है तो ये वाली बिट जिसको आप 1 और 0 देखते हैं, वो ऑड होने पे 1 और इवन होने पे 0 होगी, ठीक है जी। अगर तो ये बात समझ आ रही है तो अच्छी बात है, वरना याद रखना बड़ा आसान है। इफ सेकंड हेक्साडेसिमल नंबर इज इवन, मैक इज यूनिकास्ट। इफ ऑड, मैक विल बी मल्टीकास्ट। दूसरा, हेक्साडेसिमल नंबर इवन है तो यूनिकास्ट, ऑड है तो मल्टीकास्ट। ये सबसे आसान तरीका है। अच्छा, 0 से 9 तक तो इवन और ऑड आप आराम से पहचान लेंगे,
आगे शुरू हो जाता है ए बी सी डी ई और एफ। इसका जरा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी वैल्यू जेन में लानी पड़ेगी कि ए है, ए तो 10 होता है और 10 इवन है, इसका मतलब है यूनिकास्ट। बी 11 है, 11 तो ऑड होता है, इसका मतलब है मल्टीकास्ट। ठीक है जी, तो ये इनको जरा देख के आपने आंसर करना है। 0 से 9 तक तो वैसे भी क्विकली पहचाने जाएंगे। ठीक हो गया जी, ओके। तो जनाब मैक एड्रेसेस की कहानी जो है वो यहीं तक है। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे IPv6 एड्रेसिंग, लेकिन उससे पहले आप एक ब्रेक ले लें। ठीक है जी, 11:30 बजे सब लोग वापस आ जाएंगे जी, 11:30 तक सब लोग वापस आ जाएंगे।